दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे धूमिल के प्रसिद्ध एक कविता मोची राम, जो कि संबोधन शैली में लिखी गई है। ये 1972 के संसद से सड़क तक में संकलित की गई है। 25 कविता में से यह भी एक कविता है मोची राम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, यह मनुष्य और व्यक्तित्व की पहचान के बारे में है। ये एक सामाजिक अन्याय के विरुद्ध के बारे में कविता है। यह एक ऐसे व्यक्तित्व की कविता है जो लोग के जो बुरे रवैये हैं, एक शोषण के विरुद्ध जो एक आवाज़ है, उसके प्रति एक ये कविता दृष्टिगत होती है। आप जब पढ़िएगा तो धीरे धीरे ये कविता खुलते जाएगा, आपको समझ में आएगा कि लोग का जो भाषा है, लोगों की जो मजबूरियां हैं, लोगों के जो संघर्ष हैं, किस प्रकार से जो लोग के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो वे लोग का जो रवैया, बोलने का तरीका किस प्रकार बदल जाता है। लोग अपने आप को बहुत ही महान समझने लगते हैं और दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करते हैं। एक जो मोची है वो किस प्रकार से लोगों को ऑब्ज़र्व करता है, समझता है कि लोग कैसे कैसे हैं, उनके परेशानियां कैसी कैसी है, और अपने इस कविता के माध्यम से शोषित वर्गों पर जो शोषण करने वाले जो वर्ग हैं उन सभी पर आक्रमण किए हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कविता। क्या है कि रामपी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। ये कवि है जो कि एक मोची के पास जाता है और अपना जूता साफ़ करवा रहा है, जूता में पॉलिश करवा रहा है, और वो जो व्यक्ति है, जो मोची है, वो इन्हें देखता है और बहुत ही प्यारे और बहुत ही धीमे स्वर में बोलता है और हंसते हुए बोलता है कि मेरे लिए जो लोग भी हैं, जैसे कि आप आएँ या दूसरे आएँ, मेरे लिए ये एक कर्म है, मेरा यही एक पेशा है। यहाँ पर बड़े लोग, छोटे लोग, हर तरह के लोग आते हैं। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरा लिए तो हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है, जो कि उसके पेशा के लिए उससे मदद लेने आता है। उसे अपने जूते साफ़ करवाने होते हैं, जूते सिलवाने होते हैं। तो वो अपने एक व्यापार, अपने बिजनेस को ध्यान में रखता है। वो लोगों के को ज़्यादा मतलब अलग अलग तरह से ट्रीट नहीं करता है। जो मेरे सामने है मरम्मत के लिए खड़ा है, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि आपने पढ़ा होगा प्रेमचंद के फटे जूते, एक कविता कहानी। ठीक है, इस प्रकार इसको भी समझिए कि इतना महंगाई है, महंगाई के कारण अमीर भी जो है वो लोग आज जूता नहीं बदल पा रहा है, इतने महंगे जूते हो चुके। और जो कविता लिखा हुआ, ये ध्यान रखिए कि 1972 के आसपास का लिखा हुआ है। इस वक्त जो गरीबी था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी का बहुत सारा नारा चल रहा था उस वक्त। फिर जो बैंक थे उनको जो राष्ट्रीयकरण वगैरह हो रहा था, तो ये सब चीज़ें उस वक्त गुजर रही थी। आपको ध्यान देना है कि वो कहते हैं कि कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। इस महंगाई से कोई व्यक्ति अलग नहीं है, चाहे वो अमीर है गरीब है, हर लोग एक जूता नया नहीं खरीद पा रहा है। वो चाहता है कि उसी को मरम्मत करवा ले, सिलवा लें। ठीक है, और ये हर चीज़ों में है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ों में। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवरे हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। ठीक है, वो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य पंक्ति है कि एक पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच वो संतुलन बना के रखता है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति जब काम कर रहा है तो एक नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति आकर जूता पॉलिश करवाता है, एक अमीर आकर करता है, ताना मारता है उस मोची को, उसको बुरा कहता है, उसको कम पैसा देकर जाता है, फिर भी वो मोची सहता है। तो वो याद रखता है, वो ख्याल रखता है कि पेशेवर हाथ और फटे जूतों जो होते हैं उन दोनों के बीच एक संतुलन हमेशा बना रखना चाहिए। ठीक है ना। और ये कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का जो जूता होता है और जो व्यक्ति जो जिस जूते को पहना हुआ होता है, उस व्यक्ति और जूतों में कहीं ना कहीं एक संतुलन है, और उसका व्यक्तित्व निखर कर आता है कि वो किस प्रकार से बात कर रहा है। ठीक है, जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर
हथौड़ा की तरह सहता है। ये कहीं ना कहीं मोची अपने आप पे कह रहा है कि जैसे मेरा ये कार्य है, मेरा पेशा है जूता बनाना। वो जो हथौड़ी से उस पर वार करता है, वो जूते को बनाता है, सिलता है, उसके बाद भी ताना अपमान ये सब सुनने को मिलता है, उसका मन टूट जाता है और फिर भी वो काम करते रहता है। उसके दिल पे चोट लगता है, कोई अगर बुरा भला कहता है तो ठीक है। वो कहता है कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत 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 यानी पहचान, तरीका, लहजा है ना। तो कहते हैं यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, आदमी की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग स्वभाव होता है कि कैसे किसी से बात करना चाहिए, उनके अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है। वो सब उनको उसी दरमियान पता चल जाता है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है, ठीक है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। एक व्यक्ति के जूते के बारे में या जो कवि हैं उनके जूते के बारे में ये कहता है कि ये क्या है, सबका अपना अपना अलग अलग तरह का जूता है, ठीक है। सबका जूता एक ही प्रकार का होता है, लेकिन ये कहते हैं कि चकतियों की थैली है, जूता जो उस पर चिप्पी लगा हुआ है, फटा हुआ है, जहाँ पर जैसे चेचक ने चुग लिया है। चेचक का यहाँ पर एक जो प्रतीकात्मक है कि जो ये चेचक का तात्पर्य है कि अगर कोई एक बीमारी इंसान को खा जाती है, वैसे ही जो गरीबी है वो इंसान का जो सौंदर्य है वो ख़त्म कर देती है। और वो जूते का जो एक जो सौंदर्य है, जो मजबूरी है यहाँ पर कि वो नया जूता नहीं खरीद सकता है, तो एक गरीब इंसान का जो सौंदर्य है वो एक कैसे फटे जूते के कारण उसका सब खराब हो जाता है, ठीक है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसा है, कहते हैं, और लड़खड़ा रही है, ठीक है। जो गरीबी शोषण से जो लोग व्यक्ति फंस जाता है, जो एक दंश में चला जाता है, गरीबी के दंश में गया हुआ एक मोची है जो कि एक वो अपने आप को बताता है कि मैं टेलीफोन के खंभे पे लटका हुआ एक पतंग की तरफ फड़फड़ा रहा हूँ। और ये सिर्फ वो खुद नहीं है, वो लेखक के बारे, कवि के बारे में भी कह रहा है कि उनकी भी परिस्थिति वैसी ही है, वो बहुत गरीब हैं, वो जूते नहीं नया खरीद सकते हैं। और जो गरीबी है वो अंत समय में कैसे लोगों को फड़फड़ाने पर मजबूर कर देता है, तड़पने को मजबूर कर देता है। कहते हैं, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो। कहना तो चाहता है, मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है कि मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपने जाति पे थूकते हो, ठीक है। वो कहता है कि जैसे जितना वो फट चुका है जूता, जिस तरीके से वह जूता तार तार हो चुका है, अब वो देखने में अच्छा नहीं लगता, उसका सौंदर्य ख़त्म हो चुका है। तो जो मोची है वो कहता है कि नया जूता ले लो। कहना तो चाहता है, लेकिन वो देखता है उनको, उनके स्वभाव को, व्यक्तित्व को, वो जान जाता है कि इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। और वो कहता है कि मैं किस लोग को बोलूं भाई, उनको कैसे बोल सकता हूं, ये तो अपने ही जाति के लोग हैं। जाति का तात्पर्य यहाँ जात से नहीं, ये है स्थिति से, परिस्थिति से, कि मैं भी गरीब हूँ और अपने ही लोगों को मैं बोलूँगा इसको लिए, तो ये सही नहीं है। गरीबी मजबूरी को देख कर वो जानता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो बोलता नहीं है, उनको रोकता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि गरीबी शोषण के कारण कैसे लोगों का स्थिति बुरा हो जाता है और लोग मजबूर होते हैं वही पुराने फटे जूते पहनने के लिए। और वो जो मोची है वो रुक जाता है। आप यकीन करें, उस समय मैं शक्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ। और कहता है जो लोग स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ही दिल के साफ़ होते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं, गरीबी और संघर्ष से गुजरते रहते हैं, उनके जूतों की जो घिसावट है, घिसाई है, उनके जो पैरों के, फिर भी जूते पहनने के बावजूद भी उनके जो पैरों में छाले दिख रहे हैं, और जो फटी जूती है जिससे उंगली निकली हुई है, चिप्पी लगे हुए हैं, इन सब को देखते उन्हें लगता है, कभी वो जो मोची है वो कहता है कि मैं बहुत ही मन से आंखें ताकता हूँ, यानी कि बहुत ही ध्यान से, पूरे मन से उसको नयापन करने के लिए, उसे नया रूप देने के लिए कार्य करता हूँ, उसके मजबूरी को समझता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। यानी पूरे मन से यहाँ पर जो मोची है वो काम करता है। जो लोग का स्वभाव, व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। एक जूता और है, अब कहते हैं दूसरे जुग के बारे में, जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है, सैर को
ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति एक है जो दूसरा व्यक्ति है आता है और अपने जूते को वो बोलता है कि इसमें पॉलिश कर दो। ठीक है, वो बहुत हड़बड़ा रहा है, उसके बोलने का तरीका बहुत ख़राब है और ऐसा प्रतीत हो रहा है चेहरे से, जो वो मोची है वो कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत दिखावा कर रहा है। ठीक है, और बार बार ऐसे घड़ी को देख रहा है जैसे उसके पास समय की बहुत कमी है, जो कि वो जान रहा है कि इसके पास कोई समय की कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिखावा कर रहा है कि मैं मजबूर हूँ कि ये सब करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, और ये कहता है कि वो वक्त का पाबंद भी नहीं है, फिर भी घड़ी देखता है। उसकी आंखों में लालच है, वो देखता है कि इसकी आंखों में लालच है। ये जूता चाहता है कि जो करे उस कम पैसा में कर दे। ठीक है, जल्दी से कर दे ये वो। ठीक है, तो उसको दिखता है उसके आंख में जो व्यक्ति आया है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वो बहुत हड़बड़ा के दिखा रहा है कि बहुत परेशान है, नहीं जाएंगे तो कार्य नहीं होगा, काम नहीं होगा। वह कोई बनिया या बिसाती है। बनिया का तात्पर्य एक व्यापारी से है। एक व्यक्ति है जो बनिया प्रतीत होता है, एकदम कंजूस है, पैसा खर्चा करना नहीं जानता है। ठीक है, वो बस वो मतलब एक अनुमान लगा रहा है यहाँ पर। मगर रौब ऐसा कि हिटलर की नाती है, इसे बांधो उसे काटो, हियाँ ठोको वहाँ पिटो, घिस्सा दो ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। कहता है कि जो व्यक्ति है वो बहुत, उसका स्वभाव है जो बहुत अक्खड़पन है। ठीक है, वो ऐसा अपने आप को रौबदार दिखा रहा है, ऐसा लगता है दुनिया का वही मालिक है, हिटलर का नाती है। ठीक है, और उसको कुछ जानकारी है नहीं कैसे उसके जूता मरम्मत होंगे, कैसे बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता है, वो बार बार बोलते रहता है कि ऐसे जूते को करो, ऐसे चमकाओ, घिस्से दो, इसको बांध दो, काट दो। उसको कुछ पता नहीं है, फिर भी बोलते रहता है, वहाँ पीटो, ये करो, जूते को ऐसा बनाओ। घमंड दिखावा उसके अंदर साफ दिख रहा है। नकारात्मक नखरे हैं जो कि पूरा एकदम बिल्कुल भी उस पर शोभा नहीं दे रहे हैं। अपने आप को बहुत ही बिजी दिखा रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा समय का पाबंद हूँ, और साथ साथ वो मौसम को कोसते रहता है। इतनी धूप है नहीं जितना वो कार्य कर रहा है, उससे मालूम, फिर भी वो बोल रहा है कि बार बार कि मौसम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वो दिन भर एसी में ही रहता है। वो अपने आप को दिखाता है। सड़क पर आतियों जातियों, तो ये जो कहता है ना कि बानर की तरह घूरता है, जितने भी आसपास महिलाएं जो आ रही है रास्ते पे, उसकी जो दृष्टि है वो बहुत ही खराब है, घृणा की दृष्टि है, वो घूर रहा है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, और यह भी कि इतना बोल बोल कर वो घंटे बाद ऐसे बनाओ वैसे करो, बहुत काम करवाता। लेकिन जब बात आता है पैसा देने का, तो वो एक सिक्का देता है, नट यानी सिक्का दे देता है, और कहता है कि शरीफों को लूटते हो। वो गुर्राता है, और यहाँ पर वो जो जो मोची है वो चिढ़ जाता है, वो निराश हो जाता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहा। उसका मन इतना चिढ़ जाता है कि वो विरोध में कुछ कर देना चाहता है, लेकिन वो रुका रहता है, क्योंकि जो मोची है उसका तरीका अलग है। ठीक है, और कुछ सिक्के को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो मोची है वो चुप रहकर बदला लेना जानता है कि इसे कैसे बदला लेना है। वो क्या करता है कि अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। ठीक है, ये कैसे, आखिर क्यों हुआ। अब देखता है कि वो अच्छे से पैसा नहीं दे रहा है, तो बोलता है मालिक एक काम और कर देते हैं, और अच्छे से ठोक देते हैं। और क्या करता है कि एक कीले को हल्का सा निकाल देता है ताकि वो पहने तो उसको जोर से अंदर से चुभे, क्योंकि वो ऐसे ही बदला लेना जानता है ये कि वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, जितने भी साठोत्तरी कविता में ये सब देखने को मिलता है कि वो जो मेहनत कश लोग हैं, जो परिश्रमी हैं, वो किस प्रकार से अपने विरोध को दिखा रहे हैं। ठीक है, और जब मेहनत का फल ना मिले तो उस अहंकारी को, घमंड को कैसे वो तोड़ता है। ठीक है, चोट जब पेशे पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। ये कितनी बड़ी बातें हैं कि जब उसके जो पेशा है, जब उस पर उसके जो कार्य हैं, मेहनत और परिश्रम का जो फल नहीं मिलता है, उसको जो रुपए पैसे नहीं मिलते हैं उसके, तो वो कहता है कि एक चोर कील दबा जाता है। वो जानबूझकर ऐसा कर देता है। ठीक है, वैसे लोगों के साथ, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। लेकिन जब सामने वाले का ऐसा स्वभाव व्यक्तित्व देखता है तो वो इसी प्रकार से विरोध करता है। जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे की पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई उंगली की चोट
छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इन सब के बावजूद मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, फिर भी मैं जो काम करता हूँ उसके प्रति अच्छे से कार्य करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ, ताकि जो मेरा पेशा है उसके बीच में जो मेरा व्यक्तित्व ना खराब हो जाए उसके व्यक्तित्व के खराब हो जाने से। कहता है और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पेशा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य ही खराब, तो चाहे आप राम का नाम लें या वेश्या की दलाली में करें, कोई अंतर ही नहीं है। आपका जब उद्देश्य खराब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, कई लोग ऐसे करते हैं कि पंडाल लगा देते हैं, मूर्तियाँ बिठाते हैं, पीछे शराब पीते रहते हैं, ठीक है, नाच का व्यवस्था किए रहते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप कितने भी बाहर भक्तिमय दिखा लीजिए, लेकिन आपके जो उद्देश्य हैं, आपके जो जो इच्छा शक्ति है, जो आपके जो स्वभाव हैं, जो लहजा है, तरीका है, वो अगर ख़राब दिखता है तो भाई सही तर्क में ये मतलब कहते हैं कि दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा कीजिए। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति अपने पूरे मन से काम कर रहा है, उसको अगर उसका अच्छा से पैसा मिल जाता है तो वो व्यक्ति बहुत मन से करता है काम, उसको धूप भी नहीं लगता है, उसको कोई मौसम का कोई दिक्कत नहीं होता है। और व्यक्ति जब अच्छे से बात करता है तो उसके भाषा से कान में जब जाते हैं, उसे लगता है कि सामने वाला मुझे फिर भी सम्मान दे रहा है, तो उसे अच्छा लगता है, पूरे मन से करता है, उसको धूप भी नहीं लगता है। लेकिन वहीं जब बात सामने वाले बहुत अक्खड़पन घमंड दिखाए, तरीका गलत से बात करे, उससे उसको पैसा अच्छे से ना दे, उसके जो मेहनत का जो फल है वो ना दे, तो क्या होता है, लोग एकदम चिढ़ जाते हैं। जो कार्य करने वाले हैं उसे भाषा भी उसे बहुत काटने लगती है, मौसम सताते लगता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकता है। सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। जब ऐसे ऐसे समस्या होने लगते हैं और वो लोग चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो कहते हैं जब इस बसंत को ही ले लीजिए, जब मौसम परिस्थिति बदल जाती है तो कैसे कैसे कठिन परेशानियां होती है। जब लाल लाल पेड़ों पर लाल लाल पत्ते होते हैं, धूप में सींचने के लिए लटके हुए रहते हैं, इतना ज़्यादा धूप होता है, ठीक है। और जब कोई मेरे अहम को ठेस पहुंचा देता है उसके बावजूद भी, तो जब वो अपना काम करता है, जो रामपी जो जिसका प्रयोग करके वो काम करता है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उससे हाथ में वो कंट्रोल खो बैठता है उसका, ठीक है, नियंत्रण नहीं होता है, उसका कांपने लगता है हाथ, वो अच्छे मन से काम नहीं कर पाता है और उसका जो मन है हताश निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, आंखें कहीं जाती है और हाथ कहीं जाता है, मतलब पूरे मन से काम होता ही नहीं है। और लोग जो पेशे में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो अपने जो निष्ठा है, जो अपना सत्यता है, उसके प्रति वो ईमानदारी है, वो कहीं ना कहीं टूटने लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं। जो लोग इतने परिश्रमी और मेहनतकश होते हैं, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चों सा हो जाता है, काम पर आने से बार बार इनकार करता है, कहता है कि काम नहीं करो, छोड़ दो, जिसके लिए तुम काम करो वो मेहनत का अच्छा से पैसा भी ना दे आपको, उसका इज्जत भी ना दे, तो फिर मैं एक काम क्यों करूँ। काम करने का मन नहीं करता है, मानसिक थकान हो जाता है, मन चिढ़ जाता है, और जो लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे, ठीक है, कोई जंगल है जो आदमी पर पैर से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है। ठीक है, हम यहाँ तक समझते हैं इस चीज़ को। कहता है कि जब इंसान थक जाता है, चिढ़ जाता है, ठीक है, तो वो कहता है कि चमड़े की शराफत के पीछे जो एक बनावटी चिकनी चुपड़ी चेहरे होते हैं आज के लोगों को, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है रील्स में, मोबाइल पर, कि मैं लोगों का मदद करता हूँ, फिर बाद में उसी से व्यूज़ पैसे कमाते हैं लोग। ये सब जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं चेहरे पर दिखते हैं, ये सब उनको लगता है कि अंदर अंदर जो बर्बरता है वो अंदर दिखता है, जो कि बुरा है, ठीक है। और जो बर्बरता का चेहरा है, घमंड है, वो कहीं ना कहीं लोगों को
काम के बाद दिखने लगता है, और ये मोची बहुत बढ़िया से समझता है इस सब चीज़ों को। मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच, कहता है जो किताबी दुनिया और अनुभव में अंतर पाता है, कहता है किताब में तो कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो जो यथार्थ में जो हो रहा है, ठीक है, जो उसको लोग अनुभव कर रहे हैं, वो बहुत ही अलग होता है, ठीक है। आय कहता है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। कहता है जाति का संस्कार से व्यक्तित्व से लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी जातीय धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसका जो विचार है, जो स्वभाव है, वो उसके परिस्थिति निर्माण करती है, उसके सोचने का तरीका, उसके कितना वो जानता है, समझता है और सबसे ज़्यादा अनुभव करता है उन चीज़ों को, कितना उसके अंदर संवेदना है लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति, ये सब दिखता है, ठीक है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे गुजर होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फ़र्ज अदा करते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग हैं अवंती में आशावादी, और कैसे लोगों पे मतलब कैसे विरोध करते हैं, कैसे लोगों को ये मतलब जो शोषित वर्ग है वो किस प्रकार से विरोध का स्वर मुखर होता है, ये दिखाते हैं कि कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ लोग हैं जो मुखर हो चुके हैं, विरोध करते हैं, अन्याय को सहते हैं और तुरंत ही उस पर अपना वो प्रतिशोध दिखा देते हैं, ठीक है, युद्ध को हीन समझते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, अन्याय को सह रहे हैं, ठीक है, जो अन्याय उन पर हो रहा है वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं, खुद को हीन समझने लगते हैं, कि कमतर समझते हैं कि हाँ हम हीन हैं, नीच हैं, मेरी जाति ये है, मुझे यही मेरे भाग्य में है, यही मेरी नियति है। तो ये बहुत ही ख़राब है। और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। यानी कहते हैं कि चुप रहकर समय अनुसार विरोध, उसके बाद विरोध, यानी कहते हैं कि एक चुप रहना है, ठीक है, और धीरे धीरे समय अनुसार जब आपको मौका मिले तब विरोध कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अलग अलग है, ठीक है ना। तो इनकार से भरी हुई चीज़ है, अगर आप इनकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है उस वक्त आपके पास पावर नहीं है, तो आपको दबा दे, कुचल दे लोग, ठीक है। लेकिन जो समय का मौका का तलाश कर कर जो विरोध करता है, वो मतलब कि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। वो उस वक्त जो चिल्लाए, जो बाद में बदला ले, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख, यानी जो चुप रहना होता है और चीखना होता है, अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। दोनों का समय सेम ही है, कि एक व्यक्ति है जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो तुरंत विरोध कर दे रहा है, हल्ला कर दे रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। वो कुछ गलत भी कर दे रहा है विरोध में, विरोध के स्वर में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समय के अनुसार अपने समय को ढालते हैं और समझते हैं, मौके का तलाश करके फिर विरोध करते हैं और चुप्पी तरीके से, ठीक है। तो ये चुप और चीख में है कोई अंतर नहीं है, बस दोनों अपना अपना फ़र्ज जो है निभा रहा है। यही है मोचीराम की जो एक कविता है, मोचीराम कविता धूमिल की, बहुत ही प्रसिद्ध और सभी एग्ज़ामों के लिए भी ये उपयोगी कविता है। आपको और अच्छे से इसका ध्यान करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो इसी के साथ आज के लिए हम लोग अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।